बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं बाहर सड़कों पे आ गया तो बहुत तंग करूंगा, और अब लगता ही है कि इमरान खान वाकई ज़िम्मेदारों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अब लास्ट जो स्टेटमेंट जिसने भौंचाल मचाया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, वो ये है कि इमरान खान ने समी इब्राहीम को समझाया कि कैसे इस मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, कैसे इस मुल्क की फ़ौज तबाह हो सकती है, और कैसे इस मुल्क के न्यूक्लियर असासे जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, स्टेक पे लग सकते हैं। अब ये वो कहानी है, ये कहानी बहुत अरसे से, बहुत ज़्यादा अरसे से हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं। हमें बताया जाता है कि दुश्मन का ये मंसूबा है, दुश्मन का ये मंसूबा है कि इस मुल्क के ऊपर आप इतने कर्ज़े चढ़ा दें कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए, और जब ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर इनसे नेगोशिएशंस होंगी, और नेगोशिएशंस के बदले में जो इस मुल्क की सबसे कीमती चीज़ है, इसके न्यूक्लियर असासे, उनको बारगेन किया जाएगा। इमरान खान ने जो ये जो बातें की हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, ये वो बातें हैं जो हमें बताई जाती हैं कि ये दुश्मन का एजेंडा है। अब इमरान खान ने कहा जी कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, अब उसके ऊपर बड़ा शोर मच रहा है। शोर मचाने वाले भी ठीक हैं और शोर ना मचाने वाले भी ठीक हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक पिंड का चौधरी था और उसके साथ एक बंदा था उसके। तो पिंड के चौधरी के पर लड़ाई हो गई, फड्डा हो गया, और एक बंदा पार्टी आई है कि जनाब ये हमारी लड़ाई हो गई है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, इन्होंने हमें मारा है और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और जाके पर्चे भी करवा दिए हैं। उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद दूसरी पार्टी आई चौधरी के पास। जब दूसरी पार्टी आई चौधरी के पास तो उसने कहा जी कि इन्होंने तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, जिन्होंने तो हमारे घर घुस गए और फ़लाँ और फ़लाँ फ़लाँ। उन्होंने कहा तुम भी ठीक हो। जो चौधरी के साथ बंदा था, मज़ारा उसका, जो उसके काम करने वाला था, तो उसने पूछा चौधरी साहब एक ही गल है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। वो कहते भाईजान तू भी ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप किसी को गलत कहने की जुर्रत नहीं कर सकते। सब ही ठीक है, अपने अपने तौर पे मुल्क के बारे में बेहतर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आधे लोग इस साइड पे हैं, आधे लोग इस साइड पे हैं। अब बात यह है कि इमरान खान आज वो बात कर रहे हैं, इमरान खान आज वो बात कर रहे हैं जो 90 की दिहाई में इमरान खान, मियाँ नवाज शरीफ ने 90-91 के अंदर कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। उसको कौन डिक्टेशन दे रहा था, सबको पता है कि कौन डिक्टेशन दे रहा था उसको। लेकिन वो नारा उसने लगाया, और नारा लगाने के बाद दोबारा इक़्तिदार में आए, फिर दोबारा इक़्तिदार में आए, अब फिर दोबारा इक़्तिदार में आए। किसकी मदद से आए, और क्या बीच में डिक्टेशन चलती रही या नहीं चलती रही। 2013 में से 2018 का जो टेन्योर है नून लीग का, वहाँ पे भी यही फड्डा हुआ कि डिक्टेशन नहीं लूँगा। हर दफ़ा आते हैं प्यार मोहब्बत से उनकी बातें मान मून के, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर कहते हैं जी हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। इमरान खान भी यही कहता है। इमरान खान कहता है जी कि जब जिम्मेदारी मेरी है तो पावर मेरे पास क्यों नहीं है, सारे के सारे इदारे उनके कंट्रोल में क्यों है, हम पावरलेस क्यों हैं। और तारीफ़ें भी की उन्होंने कि जी ये तो काम किए, काफ़ी अच्छे किए। आप मुझे एक बात बताएं, देखें इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं आ सकता, लेकिन ये भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे उठा के इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे, या किसी भी और गंगू तेली को उठा के इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दे। जो अभी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है वो पहले पब्लिक सपोर्ट, एक अच्छी पब्लिक सपोर्ट वो गैदर करता है अपने इर्द गिर्द, और उसके बाद जो आखिरी तड़का लगाना होता है वो इस्टेब्लिशमेंट ने तड़का लगाना होता है। अब मसला ये है कि आपको इक़्तिदार की जल्दी होती है, आपने इक़्तिदार में आना होता है, उसके लिए आप उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। वो गोद में उठा उठा के ला के आपके इलेक्टेबल्स डालती हैं, सारे करप्ट लोगों को ला के आपकी गोद में बिठा देते हैं, आप हर चीज़ से एग्री करते हैं। कई मुतालबात होते हैं, किसको चेयरमैन नैब लगाना है, किसको फ़लान लगाना है, किसको चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना है, किसको फ़लान लगाना है, वो सब आप उनकी मर्ज़ी से करते हैं, और उसके बाद फिर आप रोना शुरू कर देती हैं। और एक चीज़ देखें, इमरान खान की बहुत सारी बातों से मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान के बारे में मैं आज से नहीं, मैं को 7-8 साल पहले से कहता आ रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई जमहूरियत की बालादस्ती की जंग अगर कोई शख्स लड़ सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इमरान खान बाज़ औक़ात जंग लड़ते हुए बहुत ज़ालिम हो जाते हैं, और इतने ज़ालिम हो जाते हैं कि वो अपनी जंग जीतने के लिए वो फिर इर्द गिर्द कुछ नहीं देखते कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, वो सब कोई रगड़ देते हैं। अब इस वक्त मैं आपको इर्द गिर्द, हम ज़ाहिर सी बात है लोगों से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, और किसी को इस वक्त ये समझाना कि इमरान खान गंदा है या इमरान खान अच्छा है, मैं ये समझता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम
इस वक्त ये है कि आप किसी नून लीग के वोटों को आप ये समझा दें कि नहीं यार इमरान खान थोड़ा सा बेहतर है, और किसी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को आप ये समझा दें कि नहीं यार वो इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बुरे आप उनको कहते हो। ये सबसे मुश्किल काम इस वक्त हुआ हुआ है। इवन अपने घर वालों को समझाना ये काम मुश्किल हुआ हुआ है। तो अब ये सारे का सारा मामला किस करवट बैठेगा? देखें, पहले तो आप ये फैसला करें कि आपने जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़नी है या आपने इक़्तिदार की जंग लड़नी है। अगर आपने इक़्तिदार की जंग लड़नी है तो फिर आपको जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ने की आप काबिल ही नहीं है। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि सारी ज़िंदगी भी आप लगे रहें, अगर आप इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं तो आप जमहूरियत की बालादस्ती की जंग किसी सूरत नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपने इक़्तिदार की जंग के लिए उनकी गोद में आपको बैठ के आना पड़ेगा। अब गोद में जगह है एक बंदे की, जिसको गोद में बिठाते हैं वो बल्ले 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 करना शुरू कर देता है। उसको फ़ौज की मोहब्बत भी याद आ जाती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त भी याद आ जाती है, रुतबा सब कुछ याद आ जाता है। और जिसको बाहर निकालते हैं वो कहते हैं भाई ये तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये तो मुल्क तबाह हो जाएगा, ये किस नकम्मे, किस नकट्टू, किस नकारा, किन 2 नंबर चोर डाकुओं को आपने बिठा दिया। एक अजीब कशमकश पैदा की हुई है। एक सिंपल सी बात है यार, जिसने जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़नी है, अगर जमहूरियत की बालादस्ती की जंग कोई लड़ सकता है तो वो 3 पार्टियां इकट्ठी मिल के लड़ सकती हैं, इंतहाई तमीज़ के साथ बैठ के टेबल पे नेगोशिएशंस, एक दूसरे की हदूद का तयन करके ही ये मामला हल हो सकता है। अगर आप ये कहें कि मैंने डंडा सोटा करना है नून लीग के साथ भी, मैंने डंडा सोटा करना है पीपल्स पार्टी के साथ भी, और मैंने डंडा सोटा करना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, तो फिर तो आप भूल जाएं, फिर तो आप यू आर लॉस्ट कॉज, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इस मुल्क के हालात, इस मुल्क की रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मौलाना फजल रहमान समेत, पहली बात तो यह है कि जो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि चोरों के साथ हाथ मिलाना, इसके ऊपर मैं आपसे भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि ये 3 लोग बैठे कहें जी हम हैं जमहूरियत और हमने जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़नी है, मेहरबानी करें। 20 साल हो गए हैं, 20 क्या 50 साल हो गए, 70 साल हो गए हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया। आपके इर्द गिर्द हमसाए के अंदर आप देख लें, आपने आलमी ताकत, एटमी ताकत आप बन गए जी, बिस्मिल्लाह, आप दुनिया की सबसे अच्छा इदारा है आप हमारी नज़र में, बल्कि हमारे मुल्क के, यानी कि फ़ौज ही कह लें फिर आप, डेट्स फाइन, ये इस मुल्क की फ़ौज है। हमारे चाचे ताए फूफी के बच्चे सारे फ़ौज के अंदर हैं और हमारी जान है, हमारे जिगर हैं। लेकिन देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है, मियाँ नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला? कोई बता सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला? किसी के पास जवाब है? पनामा निकाला था, अकामे पे निकाल दिया। फिर आज इमरान खान को क्यों निकाला? चलें, इमरान खान का क्यों निकाला, ये भी एक बहस है कि जी इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को तैनात करना चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर उन्होंने 2023 का इलेक्शन चोरी करना था, और 2023 का इलेक्शन चोरी करने के बाद इमरान खान ने 5 साल के लिए आ जाना था। लेकिन मैं इन साइड ये चीज़ सोच रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को अगर आर्मी चीफ बना भी देते, और ये रात असद उमर ने भी ये बात क्लियर कर दी कि जब आप किसी इदारे के सरबराह बनते हैं तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप सरबराह होते हैं और आपने अपने इर्द गिर्द तमाम फोर्सेस को अपने साथ लेके चलना होता है, फिर आप पार्टी नहीं बन सकते। तो असद उमर का कहना यह था कि जब उन्होंने साइन करने के बाद वो स्याही खुश्क भी नहीं होती तो सरबराह जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। भुट्टो ने ज़िया उल हक को लगाया, उसके बाद सबके सामने है कि क्या हुआ। नवाज़ शरीफ ने पता नहीं कितने जनरल, अली कुली खान से लेके पता नहीं कितने जो सीनियर जनरल थे सबको उड़ा के जनरल मुशर्रफ को बनाया, उसके बाद क्या हुआ। ज़ाहिर सी बात है, हर इदारे में हर शख्स की अपनी अपनी वो होती हैं। तो वो अगर तो ये बात है, देखें मैं ये समझता हूँ कि अगर तो इस तरह की बात है कि कोई इदारे के अंदर कोई बंदा ऐसे बाईपास कर रहा है इक़्तिदार में आने के लिए या इदारे का सरबराह बनने के लिए, तो फिर आपको अपने इदारे के अंदर झांकना चाहिए कि दिस इज़ नॉट गुड यार, हु अलाउड यू टू बाईपास दिस प्रोसेस, और आप हर चीज़ को स्टेक पे लगा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर इस वक्त 1 से 1.5 साल पहले एक इतनी बुरे हालात के अंदर थरथल्ली मचाने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये सवाल किसी से नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन फेंक रहा हूँ हवा के अंदर कि सोचें कि यार क्या ज़रूरत थी, आखिर ऐसे क्या मसले थे। अगर आपने पेट्रोल की कीमत 30 रुपये इनसे बढ़वानी थी तो आप इमरान खान से बढ़वा देते, वो तो 2.5, 3 साल से बढ़ाया जा रहा था। तो फिर इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर हुआ?
दूसरी बात, अब इस बात को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इस बात को इससे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो बात हो रही थी कि जी चोर डाकुओं के साथ हाथ कैसे मिलाएं। देखें, आप एक बात याद रखें, जो लोग तारीख से नहीं सीखते वो खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। आप मुजीबुर रहमान वाला केस आपके सामने है। मुजीबुर रहमान के साथ आपने क्या किया, आपने कहा जी कि हम इसकी मेजॉरिटी को नहीं मानते। ये कैसे हो सकता है कि ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। सिंध इस मुल्क का एक बहुत बड़ा सूबा है और आप पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत है, इस बात को मानने की ज़रूरत है। किसी भी सूबे के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं है जितनी कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है। आपने अगर पाकिस्तान के चारों सूबों को आपने इकट्ठा रखना है तो आप पीपल्स पार्टी को किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। आपने पंजाब के अंदर अगर आपने सबसे बड़ा सूबा है, इसके अंदर आप नून लीग को किसी सूरत आप इग्नोर नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान को आप ना बलोचिस्तान में इग्नोर कर सकते, ना आप सिंध के अंदर कर सकते, ना ही आप KPK के अंदर कर सकते। जब आपको पता है कि यार ये हकीकत है, इस मुल्क की ये हकीकत है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ चोर डाकू लुटेरा और 2 नंबर कह के इनसे जान नहीं छुड़वाई जा सकती, ये इस मुल्क की सियासत के दायरे में हमेशा रहेंगे, तो यार फिर आपस में बैठ के खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर लो यार। और जहाँ तक ये एहतसाब का ड्रामा है, एहतसाब का ड्रामा मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ अभी ख़त्म होना चाहिए यार, बहुत हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि यार ये जो 30 साल पहले की करप्शन की कहानी है ना यार, ये अब हमें ना सुनाएं। अब आप पिछले 10 साल का कर लें कि पिछले 10 साल की जितनी भी करप्शन हैं जी, उनको आप निकाल के उसके ऊपर एहतसाब करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के तमाम इदारे आज़ाद हों, उनके ऊपर ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ना वो किसी को का प्रेशर हो, ना ही वो उनको कोई कंट्रोल करने वाला हो, और कानून और आइन के मुताबिक आज़ाद फैसले हों तो ही ये मुल्क चल सकता है। वरना अगर फ़ोनों पे रात को 12 बजे अदालतें खोल के और इस तरीके से अगर इंसाफ हमने फराहम करना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझ जैसे नाअहल निकम्मे नकट्टू बंदे को अगर ये चीज़ें पता है तो यार आप लोगों के तो इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, क्यों नहीं ये बात समझ आ रही, क्यों पूरी कौम को अज़ियत में मुब्तला किया हुआ है। सोचने की बात है। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।